हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब लास्ट हमने करा था इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट थी उसके कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे और कुछ थे लॉन्ग टर्म टारगेट्स। और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स गवर्नमेंट ने रखे थे उनको फुलफिल करने के लिए अब ज़रूरत थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। अब रिसोर्सेज होंगे तभी तो हमारे जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है या शॉर्ट टर्म टारगेट्स है तभी वो फुलफिल होंगे ना, तभी पूरे होंगे। तो उसके लिए ज़रूरत थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। अब रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। अब गवर्नमेंट के पास टारगेट क्या था कि हमने पहले तो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है और फिर उसको हमने यूज करना है टू फुलफिल आवर सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें अब ज़रूरत थी हमारे जो रिसोर्सेज है उनको इकट्ठा करने की और उनको यूज करने की। अब इसमें जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आई थी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी में अगर हमें डिज़ायर्ड ग्रोथ चाहिए थी, डिज़ायर्ड डेवलपमेंट करनी थी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। अब ये जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम था ये कौन करता था? रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम हमारी इकोनॉमी में अलग अलग एजेंट्स कर रहे थे। कौन कौन से एजेंट्स? लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो अपने लेवल पे रिसोर्सेज को इकट्ठे करती थी। जो स्टेट की सरकारें थी वो अपने लेवल पे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रही थी। और प्राइवेट सेक्टर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने लेवल पे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहा था। और जो जनरल पब्लिक थी, जनरल पब्लिक मीन्स कि जो आम लोग हैं, अब जो आम लोग हैं उनकी भी तो अपनी ज़रूरतें होती है ना, तो उन ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए इवन के जो जनरल पब्लिक थी वो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करती थी और काम करती है भी। तो ये चार जो मेन सोर्सेज है जो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करते हैं। इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पहले दी गई थी प्लानिंग कमीशन को। तो स्टार्टिंग में जो प्लानिंग कमीशन थी वो क्या करती थी, वो पहले जो भी प्लान्स बनाए जाते थे उन प्लान के कुछ टारगेट्स होते थे, तो उन टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करती थी। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होगी और उसको आगे कैसे यूज़ करना है, ये सारा काम होता था पहले प्लानिंग कमीशन का। अब प्लानिंग कमीशन ही देखती थी कि जो फंड्स है वो कहाँ से आएंगे और फिर कैसे उनको आगे यूज़ करना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनकी जो फंड रिक्वायरमेंट्स होती थी उनको पूरा करने का काम होता था प्लानिंग कमीशन का। मतलब कि जो फंड्स एलोकेशन का काम था वो था प्लानिंग कमीशन का। तो जो सेंटर की जो ज़रूरतें हैं, जो सेंटर ने खर्चे करने हैं, उसके लिए जो फंड्स चाहिए वो प्लानिंग कमीशन सेंटर को अलग से एलोकेट करता था और स्टेट्स को अलग से एलोकेट करता था। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन का काम था कि जो इकोनॉमी में प्लान्ड टारगेट्स बनाए हुए हैं उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड फंड्स को मोबिलाइज करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो प्लान टारगेट्स होते थे वो स्टेट के द्वारा सेट किए जाते थे। स्टेट अपने प्लान टारगेट सेट करती थी और फिर आगे प्लानिंग कमीशन उसको देखता था, उसको फिर आगे प्रोसेस करता था। उसके लिए फिर जो फंड्स वगैरह स्टेट को एलोकेट करने होते थे वो काम होता था प्लानिंग कमीशन का। अब जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके पास फिर आगे जाती थी? अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज को, जो भी फाइनेंस वगैरह एलोकेट करने का काम होता था वो होता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। अब देखो जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन के अपने पास तो पैसा नहीं होता था ना, तो प्लानिंग कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फिर आगे डायरेक्ट करता था कि कितने फंड्स सेंटर की सरकार को देने हैं, कितने फंड्स स्टेट की सरकार को देने हैं उनके टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए। तो बेसिकली जो मोबिलाइज्ड रिसोर्स होते थे उनको आगे इफेक्टिवली यूज करने का काम होता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये काम करती किसके कहने पे थी? प्लानिंग कमीशन के कहने पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये काम करती थी।
अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब हमने देखा था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी अपने लेवल पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करती है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको फंड्स की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने भी तो कुछ खर्चे होते हैं ना। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे खर्चे करती है? उसके दो तरह के प्लान्ड टारगेट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कौन कौन से? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स में बेसिकली पावर सेक्टर को डेवलप करना, पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने के लिए रेलवे स्टेशन बनाने की ज़रूरत है, एयरपोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है, बस स्टैंड को डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए लाइक बीएसएनएल हो गया, बीएसएनएल को डेवलप करने के लिए उसके नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब जैसे जैसे आगे टाइम बीत रहा था तो वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही थी, तो वैसे वैसे अब आज की डेट में देखें तो सरकार को टेक्नोलॉजी पार्क्स सेटअप करने पड़ते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए सरकार को ज़रूरत है फंड्स की। सेकेंडली सरकार के कुछ सोशल सेक्टर टारगेट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया। एजुकेशन को के लिए सरकार को स्कूल कॉलेज वगैरह बनाने की ज़रूरत होती है। हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए हॉस्पिटल वगैरह बनाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पे भी सरकार का खर्चा होता है, इसके भी कुछ टारगेट्स होते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड टारगेट्स होते हैं। फिर बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे तो हमने देख लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स होते हैं, कुछ सोशल सेक्टर टारगेट्स होते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट्स के भी तो अपने खर्चे होते हैं ना। स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से खर्चे होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है अपने डेली के खर्चे चलाने के लिए। जो भी स्टेट में डेली के खर्चे होते हैं उसको चलाने के लिए स्टेट को चाहिए पैसा। इसके अलावा जो स्टेट में काम कर रहे हैं, जितने भी जो एम्प्लॉयज़ स्टेट में काम करते हैं, जैसे कि कोई आईएएस हो गया, आईपीएस जो स्टेट लेवल पे काम कर रहा है, या हाई कोर्ट के जो जजेस वगैरह होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, तो उनकी जो सैलरीज वगैरह जाती है वो कहाँ से जाती है? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही तो जाती है ना। तो वो जो खर्चे हैं वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे। तो वो खर्चे पूरे करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए फंड्स। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स कहाँ से आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स इकट्ठा करने के 3 सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेट के कुछ अपने इनकम के सोर्स होते हैं, लाइक स्टेट कुछ टैक्स वगैरह लगाती है। अब जो पहले जैसे वैट वगैरह होता था, आज की डेट में जीएसटी आ गया, तो उसमें भी स्टेट का कुछ शेयर होता है। तो स्टेट के कुछ अपने इनकम के सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा स्टेट मार्केट बोरोइंग्स भी कर सकती है, मार्केट से पैसा भी उधार उठा सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 13th फाइनेंस कमीशन के बाद जितने भी जो स्टेट के प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें से जो 25% जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना मार्केट से उधार उठा सकती है। सेकेंडली जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ लोन्स वगैरह भी ले सकती है ऑन द एडवाइस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की एडवाइस से अगर लग रहा है स्टेट को कि उनके खर्चे पूरे नहीं हो सकते तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ लोन्स वगैरह भी उठा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ग्रांट्स भी देती है स्टेट को। ठीक है, ग्रांट्स और लोन्स अलग अलग होते हैं। ग्रांट्स होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को दे देती है, मतलब दे देती है, उसको वापस देने की ज़रूरत नहीं होती। लोन्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड के बाद जो स्टेट है उसको विद इंटरेस्ट वो लोन्स वापस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जो ग्रांट्स होती है वो वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। थर्डली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंटर सेक्टर स्कीम्स होती है वहाँ से कुछ पैसा आता है स्टेट के पास, जहाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू भी स्टेट के पास पैसा आता है। फिर थर्ड आता है प्राइवेट सेक्टर। अब एक तो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर ही था इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन रिफॉर्म्स जब हुए, रिफॉर्म पीरियड के बाद फिर प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा आगे आया। ठीक है, रिफॉर्म्स के बाद जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या होगी? मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को तो इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। तो फिर 1990 के बाद जो प्राइवेट सेक्टर था हमारे इंडिया में वो थोड़ा डोमिनेट होने लगा।
ऐसी बात नहीं है कि पहले प्राइवेट सेक्टर नहीं था, पहले भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन पहले प्राइवेट सेक्टर का इतना डोमिनेंट रोल नहीं था। प्राइवेट सेक्टर मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो प्राइवेट के अंडर थी, प्राइवेट के कंट्रोल के अंडर थी, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद बहुत सारे जो सेक्टर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल के अंडर आ गए थे। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? प्राइवेट सेक्टर को कुछ अपने शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करना पड़ता है, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसके अलावा कुछ उसकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जिसको कैपिटल मार्केट से, जहाँ से वो पैसा लेती है। तो इन जो रिक्वायरमेंट्स है इनको फुलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को फंड्स की ज़रूरत होती है, फंड्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत होती है। अब शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है कि जैसे किसी प्राइवेट फर्म है, उसने कोई अपनी कंपनी सेटअप करी है, कोई भी अपनी कंपनी सेटअप करी है, कोई आईटी कंपनी या कुछ भी, तो उसको सेटअप करने के लिए अब वो क्या करेगा? प्राइवेट प्लेयर वो पहले तो लैंड खरीदेगा, लैंड लेने के बाद उस पर एक बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें जो कंप्यूटर वगैरह वो सारे सेटअप करने पड़ेंगे। बीच में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइट्स, फैन, एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे सेटअप। तो ये सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए फंड्स। तो वो फंड्स, वो जो फंड्स उसको चाहिए वो होते हैं उसके कुछ शॉर्ट टर्म खर्चे, क्योंकि वो एक बार के खर्चे होते हैं। एक बार जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया तो उसके बाद वहाँ पे खर्चा नहीं होगा, मेंटेनेंस पे थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन ये जो खर्चे हैं ये शॉर्ट टर्म खर्चे हैं। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स जैसे कि उनके फिर कुछ टारगेट्स सेट किए होते हैं कि आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में हम एक जो पर्टिकुलर कोई भी हम अचीव कर लेंगे। उनका कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है कि हम ये वाला जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे, तो वो होते हैं उनके लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो, अब कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर आया, वो उसने कोई भी फर्म शुरू करी है, कोई कंपनी शुरू करी है, अब उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो अपने ही पैसे से वो काम शुरू कर ले। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको कुछ पैसा लोन पे उधार लेना पड़ता है, किसी बैंक से उधार लेगा या मार्केट से बोरो करेगा। तो अब उसको पैसा देने से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसकी बहुत सारी चीज़ों को पहले देखती है। उसका जो प्रोजेक्ट होता है उसको चेक करती है कि क्या ये वाकई में ही आगे आने वाले फ्यूचर में ये हमारे लिए प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, या आगे इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर उस पर्सन को आगे जो लोन है, उसकी जो फंड मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है उसको पूरा करती है। अब इसके अलावा अब गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं जो फंड्स है उसकी क्राउडिंग आउट ना हो। क्राउडिंग आउट मीन्स कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फंड्स उसको दे दिए गए हैं वो वहीं पे एक ही जगह पे इकट्ठे होते रहे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या काम है? उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे। फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स करें, टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स करे, और इसके अलावा सेंट्रल स्टेट की जो फिस्कल पॉलिसी थी उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे, सो दैट की जो फंड्स है उसकी क्राउडिंग आउट ना हो। ऐसे ना हो कि फंड्स प्राइवेट सेक्टर के पास वैसे के वैसे ही पड़े रहे, वो आगे मार्केट में स्मूथली फ्लो करे ही ना। अब जो पैसा है वो एक ही जगह पे पड़ा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो जो पैसा है उसका फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए फिर जो सरकार है, सरकार को क्या फायदा होता है? अगर कोई प्राइवेट फर्म सेटअप होती है तो उसके बदले में जो सरकार है उसको टैक्स मिलता है। अब सरकार टैक्स क्यों लेती है? सो दैट कि फंड्स की स्मूथली फ्लो हो सके, फंड्स आगे मार्केट में फ्लो हो सके, इसीलिए सरकार फिर उस पर टैक्स लगाती है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक जो आम लोग होते हैं, कॉमन लोग, हम जैसे लोग, तो उन लोगों की भी ज़रूरतें होती है। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंड मोबिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने सोचा कि मैंने आईएएस की प्रेपरेशन करनी है, तो वो क्या करेगा? वो आईएएस की प्रेपरेशन करने के लिए किसी जगह पे कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट देखेगा। फॉर एग्जांपल उसने दिल्ली में कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ले लिया, देख लिया, और वहाँ पे उसकी एडमिशन ले ली। कहीं भी बाजीराव हो गया या इनसाइट्स, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है दिल्ली में, तो वहाँ पे उसने एडमिशन ले ली। तो अब जो वो स्टूडेंट है उसको वहाँ पे अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा
चाहिए, फंड्स चाहिए। अब खर्चे क्या होंगे, वहाँ पे पीजी लेकर रहेगा तो पीजी का खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, इसके अलावा जो वो फीस देगा उस फीस का खर्चा भी होएगा। तो ये क्या है, ये सारी उसकी स्पेंडिंग्स है जो वहाँ पे स्पेंड कर रहा है। पैसा किस लिए स्पेंड कर रहा है, आईएएस की कोचिंग के लिए। सपोज साल 2 साल बाद उसकी जो आईएएस में उसकी सिलेक्शन हो जाती है, वो आईएएस बन जाता है। तो आईएएस बनने के बाद उसके पास पैसा आना शुरू होता है। अब उसके पास धीरे धीरे पैसा आता रहता है, तो फिर वो एक टाइम पे जाकर सोचता है कि क्यों ना अब इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। अब वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो वो घर खरीद लेगा, ठीक है, घर भी तो उसको चाहिए होगा ना रिटायरमेंट के बाद। पहले तो सरकारी घर मिला हुआ है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो चाहिए, तो वो किसी कोई फ्लैट ले लेगा या कोई ज़मीन लेकर वहाँ पे घर बना लेगा। तो वो क्या करेगा, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। या इसके अलावा वो कहीं सिक्योरिटी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे उसने कोई शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड खरीद लिए, पेंशन फंड्स पे इन्वेस्ट कर दिया, या इंश्योरेंस स्कीम में किसी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये सारी उस पर्सन की इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली जनरल पब्लिक के को भी इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेंडिंग्स के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। अब रिफॉर्म पीरियड के बाद गवर्नमेंट ने ट्विन टारगेट सेट करे थे, 2 तरह के टारगेट्स सेट करे थे। एक तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या था, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर सो दैट सप्लाई कैन बी ऑप्टिमाइज्ड इन द इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना था। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किस लिए करना था, सो दैट कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू हम सप्लाई को ऑप्टिमाइज कर सके। और दूसरा उनका टारगेट था इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करना। ठीक है, डिमांड क्रिएट कैसे होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अगर हम मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज होएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तभी तो डिमांड जनरेट होएगी ना। तो डिमांड क्रिएट करना और सप्लाई को ऑप्टिमाइज करना, बेसिकली रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट के ये 2 तरह के टारगेट्स थे। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स लेकर आई थी। ठीक है, कुछ मॉडल्स रिफॉर्म पीरियड से पहले के हैं, कुछ मॉडल्स रिफॉर्म पीरियड के बाद के हैं। अब ये मॉडल्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।